हम लोग स्पाइन को सीधी रखेंगे, 3 बार का उच्चारण, और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है पिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना। समवाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, जो समवाई फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हैं, उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में के तिवारी जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रुक्मणी शर्मा जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के 3 मनीषियों के लिए के हम ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो अध्यक्ष हैं, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ सर। इन मनीषियों के अतिरिक्त हमने अन्य गुरुओं से भी शिक्षा ग्रहण किया है, उनके प्रति भी हम श्रद्धावनत हैं। तो हम वहाँ के एक जो मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, हम इस मोटो को लेकर के आपके समक्ष आए हैं और हम ये मानते हैं कि आपके माध्यम से ये विधा पूरे विश्व में फैलेगी और इसका लाभ पीड़ित मानवता को मिलेगा। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हो गई हैं, जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवाई फाउंडेशन की प्रमोटर हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। तो हम लोग अपनी बात शुरुआत कर रहे हैं। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि उसके 6 घटक हैं: द्रव्य, गुण, कर्म और समवाय प्लस सामान्य विशेष। तो हम लोगों ने उसको पढ़ा और ये पढ़ा कि इसके बाद उनके एक मेरिडियंस है, हाथों में उन्होंने
प्रोफेसर पार्कजीवू के सिद्धांत के आधार पर हाथों में उन्होंने सब को एक नंबर से लेकर के और 10 नंबर तक के जो अंक दिए, और उन अंकों का वही प्रयोग है जो हमेशा आपको करना है। जैसे 10 को हम लोगों ने 0 कहा है, तो 0 माने तम, तो राइट थम। तो राइट थम जब हम कहते हैं 0, तो जब भी 0 कहेंगे हम राइट थम की बात करेंगे, जब भी 9 कहेंगे तो हम लेफ्ट थम की बात करेंगे, जब भी 1 नंबर बात करेंगे तो हम राइट स्मॉल फिंगर की बात करेंगे। तो ये अंक जो है हमेशा के लिए तय है, और ये अंक वही अंक है जो आप सामान्य उसी क्रम में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। तम माने 10वां नंबर 0। तो इन अंकों को नहीं भूलना है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों को इन अंकों के आधार पर जो हम लोगों ने द्रव्य माने हैं या हम लोगों ने महाभूत माने हैं, पंच महाभूत माने जो भौतिक है वो पंच महाभूत माने जाएंगे, और जो पराभौतिक है उनको द्रव्य कहा जाएगा। तो जब पंच महाभूतों की बात आएगी तो 5 में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ही कही जाएगी, लेकिन जब काल, दिशा, मन, आत्मा, तम की बात करेंगे वो द्रव्य कहे जाएंगे। फिर सब द्रव्यों की हम लोगों ने कहा था कि जो पंच महाभूत है उनकी भी एक तन्मात्रा है। तन्मात्रा को हम लोगों ने कहा था उसको भूत भी कह सकते हैं, तन्मात्रा को भूत भी कह सकते हैं और तन्मात्रा को गुण भी कह सकते हैं। तो अब जब प्लॉटिंग हो गई तो हम लोगों ने कहा कि हमारे पास जो वात, पित्त, कफ 3 शक्तियां हमारे पास और हैं जो हम लोग मानते हैं। तो वात को हम लोगों ने कहा कि वात माने जिसमें आकाश और वायु है, तो उस आधार पर हम लोगों ने वात को ऊपर रखा, ऊपर के जोड़ पर, इसलिए कि ऊपर का जोड़ सबसे अधिक मूवमेंट वाला है, इसलिए वात की प्रकृति चल है। वात की प्रकृति चल होने के कारण वात को हम लोगों ने ऊपर रखा। पित्त को 3 और 4 है तो पित्त को मध्य में रखा, और कफ की प्रकृति में 4 और 5 है। 5 का हम लोगों ने देखा था कि 5 में स्थिरता अधिक है, जड़ता अधिक है, स्थायित्व है। तो उस स्थायित्व होने की वजह से जो प्रॉक्सिमल ज्वाइंट, जिसको अगर मेडिकल टर्म्स में कहें इसको प्रॉक्सिमल ज्वाइंट, इसको डिस्टल ज्वाइंट कहते हैं, इसको पीडियल ज्वाइंट कहते हैं। हम लोगों ने कहा इसको ऊपर वाले को वात, बीच वाले को पित्त और नीचे वाले को कफ कहा, क्योंकि इसमें मूवमेंट सबसे कम है। इन आधारों पर हम लोगों ने प्रोफेसर पार्कजीवू के सिद्धांत को भी लेते हुए हम लोगों ने, और पीसीएम के सिद्धांत को लेते हुए हम लोगों ने, अगर इन यांग का सिद्धांत रखें या सामान्य विशेष का सिद्धांत रखें तो हम लोगों ने विशेष को ऊपर रखा। ये विशेष हमारा यांग के रूप में, विशेष माने जिससे पहचान होती है। तो हम लोगों ने कहा था कि ऊपर जो हमारा डायफ्राम से ऊपर जो है वो हमारा क्या है, हमारा विशेष है, क्योंकि पहचान वही है। चेहरे को देखकर हम पहचान पाते हैं कि कौन सा व्यक्ति कौन है, अदरवाइज सारे अंगों को देख करके आप पहचान भी नहीं सकते, आपको कोई चिन्ह ढूंढना पड़ता है कि इनके कहा, ठीक। अदरवाइज आप चेहरा देखकर चेहरे को आपको आभास है, और वही आपका ब्रेन एक्सेप्ट करता है कि ऐसे आंखें हैं, ऐसे कान है, ऐसी नाक है, ऐसा चेहरा है, उस चेहरे के आधार, इसलिए उसको विशेष रखा गया। तो विशेष को हम लोगों ने यांग माना और विशेष को हम लोगों ने ऊपर के ऊपर स्थापित कर दिया, और इनको जो ऑर्गन था उसको हम लोगों ने बीच में स्थापित कर दिया। बीच वाले में पित्त में हम लोगों ने सारे को स्थापित कर दिया। अब कैसे बताएंगे। अब लंबवत 3 मेरिडियंस, अभी हम लोगों ने कहा स्रोत, तो स्रोत हम लोगों ने कहा, जो मेरिडियंस कही थी हम लोगों ने स्रोत कहा, लेकिन उनको भी हम लोग कॉमन पार्लेंस में हम लोग मेरिडियंस कह सकते हैं, उनको भी हम लोग मेरिडियन कहते हैं कि भाई आयुर्वेद की मेरिडियन बताइए, लेकिन इसका अर्थ यही कि वो आयुर्वेद के स्रोत, ठीक, उसमें अंतर नहीं है, वो स्रोत भी है और हम लोग मेरिडियंस के टर्म्स में बात करें तो। अब हम लोगों ने एक और चीज कही थी कि सारे पदार्थ, सारे ब्रह्मांड के सारे पदार्थ इन 10 द्रव्यों में समाहित है, यही तो कह रहे हैं। जो अनगिनत द्रव्य है वो 10 द्रव्यों में समाहित है, उनको हमने तकनीकी रूप से 10 द्रव्यों से बना हुआ पूरा मान लिया है कि 10 द्रव्यों से संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। तो अब इन 10 द्रव्यों के अलावा नहीं हो सकता। तो हर मेरिडियन में मेरिडियन भी कोई तो पदार्थ है, तो उन मेरिडियंस में सारे द्रव्य होंगे, यानी सारे द्रव्यों की एनर्जी उसमें होगी। इसलिए इस उंगली में जिसमें हमने रखा, वो मान लीजिए ये लेफ्ट इंडेक्स है, इसमें अग्नि रखा है, तो अग्नि की जब मेरिडियन बनाएंगे
तो अग्नि की मेरिडियन में भी 1 से लेकर 10 तक के अंक होंगे। अंक माने ऊर्जा, जब अंक का बात कर रहे हैं तो अंक माने जब एक कहेंगे तो एक माने आकाश की ऊर्जा, तो इसमें आकाश भी होगा, वायु भी होगी, अग्नि भी होगी, जल भी होगी, पृथ्वी भी होगी, सब होगा। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि इस उंगली में अग्नि का केवल 3 नंबर की मेरिडियन होगी। नो, 3 नंबर की मेरिडियन तो उंगली है ही है, लेकिन इसमें मेरिडियन 1 से लेकर 10 होगी। तो 10 लंबवत होंगी, 10 हॉरिजॉन्टल होंगी और 10 वर्टिकल वो स्पाइरल होंगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि 3 द्रव्यों के संबंध में हॉरिजॉन्टल मेरिडियन ऊपर वाले में, नीचे वाले में, ऊपर वाले में लंबवत मेरिडियन, और बीच वाले में हम लोगों ने कहा था स्पाइरल मेरिडियन को हम लोगों ने रखा हुआ है। तो यानी एक में तीनों मेरिडियन है। इसका मतलब इस उंगली में हम ट्रीटमेंट लंबवत भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं और स्पाइरल भी कर सकते हैं। तो यानी हमारी 30 मेरिडियन इस उंगली में प्रत्येक उंगली में 30 मेरिडियन हमारी सामान्य मेरिडियन एग्जिस्ट कर रही है, जिनको हम लंबवत कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं और हम स्पाइरल कहते हैं। लेकिन अब एक और तथ्य आया कि प्रोफेसर पार्क जेबो ने कहा था कि ये जो यांग वाला है, ये उसको उन्होंने शब्द दिया था यांग वाले, जिसको हम कह रहे हैं, जिसको विशेष हम लोग कह रहे हैं, उसको उन्होंने कहा था कि ये है हमारा हेट्रो। हेट्रो माने जो जो मूवमेंट करना चाह रहा है, तो उसको हेट्रो कहा। तो उन्होंने कहा था कि हेट्रो माने जो जो लंबाई में जो बढ़ता चला जा रहा है, तो इसलिए उसको लंबवत, उसकी मेरिडियन लंबवत मेरिडियन होगी। तो जो यांग द्रव्य है, ये यांग हमारे ऑर्गन है, उन उन यांग ऑर्गन की ऊर्जा हमेशा लंबवत होगी। नॉर्मली कह रहा हूं, विशेष रूप से नहीं, नॉर्मली लंबवत होगी। उसी तरह जो इन ऊर्जा होगी उसकी मेरिडियन, उसका ट्रीटमेंट, मेरिडियन का ट्रीटमेंट होगा हमेशा इन माने वो गोलाकार है, वो जा रहा था तो उसको उन्होंने मोड़ दिया, और मोड़ने के बाद ले आए और कहा कि समान कर दीजिए, तो समान हो गई। तो ये हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का जब भी ट्रीटमेंट करना होगा तो इन मेरिडियन का करेंगे नॉर्मली। और विष्णु स्वरूप हमने कहा था, आपको बताया था कि विष्णु स्वरूप है, तो विष्णु स्वरूप में विष्णु पालन कर रहे हैं जगत का, क्योंकि देखा उन्होंने कि न तो यांग शक्ति से काम चलेगा और न इन शक्ति से। इन कहती है कि हम नीचे रहेंगे, अंदर ही रहेंगे, और यांग कहता है हम बाहर ही रहेंगे, तो इनसे काम नहीं चलेगा। आप ऐसा नहीं है कि आप घर के अंदर ही रहें तो सारा काम चल जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि बाहर ही रहें तो भी सारा काम चल जाए। घर में खाना भी चाहिए और बाहर के काम भी आपको करना है। तो दोनों कामों के बीच में एक संतुलन स्थापित करने, जगत का संतुलन स्थापित करने के लिए एक शक्ति बनी है। वो शक्ति है विष्णु की, और वो शक्ति स्पाइरल मेरिडियन की। वो क्या कर रही है? वो जिगजैग वे में आपको रोक दे रही है। वो मूवमेंट में नहीं करा रही, वो यूं करके आपको रोक दे रही है। आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसको फिर रोक दे रही है, फिर वो आगे बढ़ना चाह रहा है, फिर रोक दे रही है, फिर आगे बढ़ना चाह। इस बीच में संतुलन है। देखिए, ऐसी जाती है, यूं गोलाकार होती है, बढ़ती है तो लंबवत भी बढ़ रही है, और गोलाकार होती है फिर रुक जाती है, फिर आगे गोलाकार होती है फिर रुक जाती है, फिर आगे मूवमेंट होता है फिर रुक जाती है। ऐसे तो बढ़ती है स्पाइरल। तो स्पाइरल माने कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल मेरिडियन। ये समझाने का अर्थ है। इसको एक बार याद कर लीजिए, फिर भूलेंगे नहीं कि स्पाइरल का अर्थ ये है कि दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित कर रही है, इसलिए उसको बीच में रखा गया है। इट इज अ कंट्रोलर, विष्णु स्वरूप है, वो जगत का पालन कर रहे हैं। आप अपने 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 धार्मिक संबंध में सोचिए, जगत का पालन कर रहे हैं। पालन का मतलब क्या हुआ? जगत के बीच में विष्णु जो है वो ब्रह्मा और महेश के बीच में एक संतुलन स्थापित कर रहे हैं। ये कैरेक्टर है हमारे भारतीय दर्शन का, और यही कैरेक्टर है हमारे इन उंगलियों में। ठीक, अब इस आधार पर हम लोगों ने रखा। तो मेरिडियंस में अगर थोड़ा बहुत बताना हो तो मैं कोशिश करता हूं कि उसको मैं थोड़ा सा दिखा दूं, ताकि जो सेमेस्टर 1 और 2 के लोग हैं शुरू शुरू में, उनको थोड़ा सा आइडिया ये हो जाए। तो मुझे लगता है शायद ये
शेयर हुआ? शेयर हो रहा है सर, आ रहा है, दिख रहा है। ठीक है, हाँ सर। तो ये जो देखे, ये जो हमारी है, अब वात पित्त में 3 हुआ, तो नीचे का कफ जॉइंट, बीच वाले को पित्त जॉइंट, ऊपर वाले को, तो उंगलियों में बहुत सरल हो गया। केवल थंब में प्रॉब्लम आई, तो थंब में नीचे वाले को वात पित्त कफ, वो कफ और पित्त कह दिया गया, ऊपर वाले को वात, या नीचे वाले को कफ कह दिया, ऊपर वाले पित्त, पित्त और वात दोनों। ठीक, बस केवल ये अंतर आया और कोई अंतर आया नहीं है। तो नॉर्मल फ्लो में आप देखिए, ये देखिए, अब ये केवल ये रखा गया, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, ध्यान दें कि जो उंगलियों में था और जो थंब में था, उनमें अंकों में अंतर। तो सामने इन भाग है, सामान्य भाग है, सामने वाला सामान्य भाग है, इसको इन भाग कह सकते हैं। इस इन भाग में वो ऊर्जा रखी गई जो इन की ऊर्जा थी। नहीं, ऐसा नहीं है, इनकी ऊर्जा नहीं रखी गई। इसमें सामने वाले भाग में जो नॉमेनक्लेचर किया गया, वो शुरू में 0 बीच में रख दिया गया, और 1 और 4 हमारे अंक कौन थे? सामान्य अंक थे। तो जो हम लोगों ने सामान्य अंकों को रखा गया 1 और 4, वो हम लोगों ने थंब की ओर रखा। तो देखिए, बीच में 0 और 1 और 4, तो 5 सामने आए और 5 पीछे आए। ये ध्यान रखिएगा, जो 5वां और 6वां जो पॉइंट आएगा, वो थोड़ा सा साइड में रहेगा। पूरा साइड में भले न रहे, लेकिन थोड़ा सा साइड में जरूर रहना चाहिए, क्योंकि जो थोड़ा सा चौड़ाई, हमारे शरीर की चौड़ाई भी तो होती है, उस चौड़ाई को ध्यान रखते हुए थोड़ा सा 5वां और 6वां नंबर बीच में आएगा। तो 0 और 1 4 थंब में आएगा। लेकिन जब थंब की बात आई, देखिए थंब में, देखिए थंब में जब थंब की बात आई, तो 0 बीच में रखा गया और 1 4 को उंगलियों की तरफ कर दिया गया। ये अंतर कर दिया गया, और उसी डायरेक्शन में आप मूवमेंट कर लीजिए। जैसे 1 4 है, तो 1 4 के बगल में हम लोगों ने क्या कहा था, याद करिए, 1 4, उधर बगल में क्या था, 5 8, तो हमेशा 5 8 पीछे आ जाएगा, लेकिन 4 के बगल में आएगा 5 8। और 0 2 3 के बगल में हम लोगों ने 6 7 रखा था। हमारा जो वो शुरू में वो हम लोगों ने बनाया था चार्ट ना, उसमें क्या था, वो चार्ट हम लोगों ने देखा था ना, हम लोग चार्ट शुरू में रखा हुआ है कहीं, तो वो जो चार्ट बना था, उस चार्ट के आधार पर हम लोगों ने कहा था कि 0 1 4 5 8 एक बगल बगल है, और 2 3 6 7 9 बगल बगल है। तो 2 के बगल में 3, 3 के बगल में 6, 6 के बगल में 7, 7 के बगल में 9, ये हमारा है। और उधर था 0 0 के बगल में 1 1 के बगल में 4 4 के बगल में 5 5 के बगल में 8। तो इस तरह हम लोगों ने इसको ये माना कि ऐसे हम लोगों ने नॉर्मल फ्लो ऐसे बनाया। तो ऐसे ही पीछे देखिए, ये पीछे देखिए, पीछे ये जो आ गया, ये जहां 4 था, तो 4 के बगल में 5 5 के बगल में 8, ये 5 बिल्कुल थोड़ा सा किनारे की तरफ रहेगा, बस इतना अंतर रहेगा। ठीक है, और 8 और 9 बीच में आ जाएगा, बिल्कुल यांग साइड में, बिल्कुल बीचों बीच, और 7 6। लेकिन हमको ये नहीं भूलना है कि 4 के बगल में 5 रखना है, बस इतना ध्यान रखिए, और 3 के बगल में 6 रखना है, ये हमको याद रखना पड़े बस। अब देखिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 9 नंबर को हम लोगों ने सबसे ऊपर, जहां पर उंगली का वो भाग आ रहा है बिल्कुल उभरा हुआ है, तो आप बिल्कुल साइड में कर लीजिए कि क्षैतिज जो है, ये क्षैतिज भाग है, ये भाग आपका 9 नंबर पे आ गया। और 0 को हम लोगों ने नीचे रखा, 3 पे हम लोगों ने रख दिया इसको पित्त ज्वाइंट पर, और 6 को रख दिया हम लोगों ने वात ज्वाइंट पर, बस। और बराबर बराबर दूरी पर हम लोगों ने इसको इस्टेब्लिश कर दिया। ये नंबरिंग सिस्टम है। इसमें क्या हुआ, थंब में 0 को लिया गया कफ ज्वाइंट में, और 0 के बाद हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की बात आई, यू मेरिडियन की बात आई, तो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में हम लोगों ने लिया, यहां पर हम लोगों ने रखा 5 नंबर, और 5, तो यहां पर हुआ 0 1 2 3 4 5, यानी 6 नंबर यहां पर हो गए। 5 नंबर तक 6 नंबर हो गए ना, 0 भी तो शामिल है, और ऊपर केवल हुए 6 7 8 9, 4 नंबर। और 9 नंबर वहीं पर आया जहां पर कि हमको, अगर ये गोलाकार को हम लोग बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म बना दें, तो ये प्लेटफॉर्म हमारा बिल्कुल सीधी रेखा पे आ जाता है।
पीछे के भाग में हम लोगों ने देखा कि देखिए यहीं पर ध्यान दीजिए, जो उंगली में है तो 7वां पॉइंट जो है उसके नेल के नीचे आता है और 8वें पॉइंट के आसपास नेल आ रहा है। तो 8वें नंबर के पॉइंट जब नेल इसमें रखे तो नेल 8वें नंबर पर पॉइंट पर आएगा और 9वां नंबर पॉइंट नेल के ऊपर आ जाएगा। ठीक, 7वां नंबर आपका हमेशा नेल के नीचे रहेगा। लेकिन इसमें देखिए थंब में 7वां नंबर नेल के पास रहेगा। इसमें इस वाले में थंब में 7वां नंबर नेल के पास रहेगा, लेकिन यहाँ पर 7वां नंबर नेल के नीचे रहेगा। ये थोड़ा सा ध्यान इस तरह देख करके आप लोग बना सकते हैं। ठीक, ये मेरिडियंस का पूरा उसी तरह फ्लो दिखाया गया है। हर मेरिडियन का बताया गया कि जीरो, अगर जीरो की मेरिडियन कोई है तो उसका 1 नंबर यहाँ पर होगा। देखिए ये मेरिडियन वर्टिकल जा रही है नीचे से ऊपर, इसी मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और जब भी हमें पॉइंट कहना होगा कि स्पाइरल में दोनों अंकों का योग होता है, इसलिए वहां पर जरूरत पड़ती है। ऐसे तो हम लोग कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लगाइए तो हम लोग 0 यहाँ कर देंगे, 1 यहाँ कर देंगे, पैरेलल यूं करके हॉरिजॉन्टल यूं मेरिडियन रखते चले जाएंगे ऐसे ऐसे करके। लेकिन वर्टिकल करना होगा तो वर्टिकल ही कर देंगे। किसी द्रव्य का, पहले और समझ लीजिए, दूसरी यहीं पर समझ लीजिए, जो सेमेस्टर आगे के सेमेस्टर के लोग हैं वो भी समझ लें। कोई भी ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन में दो चीजें होगी, उसमें स्ट्रक्चर भी होगा और उसमें फंक्शन भी होगा। स्ट्रक्चर माने इन, फंक्शन माने यांग। तो जब कभी कोई हम बोलते हैं कि हम हार्ट पर फंक्शन कर रहे हैं, हार्ट पर कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने बताया अभी कि हार्ट इन है तो उसमें हम लोगों को ट्रीटमेंट नॉर्मली देना है हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर हार्ट की किसी फंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसमें वर्टिकल भी दे सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अब इसको छोड़ दूं, यहाँ पर किसी और समझना है कुछ बताइए। यही पैर में भी आप उसी तरह कर सकते हैं। ये जो अंगूठा है, मतलब जो पित्त ज्वाइंट है, वो आप देखिए उसमें आपको 0 से लेकर के और ये 5 तक आया हुआ है। ठीक है, 0 तो ये अपोजिट फ्लो होगा शायद, अपोजिट फ्लो में बदल जाएगा। 0 ऊपर से शुरू होगा, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 आएगा केवल, क्योंकि ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में केवल 4 ही अंक थे और ये 4, और यहाँ से नीचे 6 अंक आ जाएंगे, 4 5 6 7 8 9। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? अपोजिट फ्लो आप देखिएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको हम लोग हटाएं कि अभी चलने दें? हटा दें ताकि अब मैं हटा दे रहा हूँ, इसको शेयर नहीं कर रहा हूँ। तो हमारा इसके बताने का ये अर्थ था कि आप लोग ये समझ जाएं कि हॉरिजॉन्टल मेरिडियन या हॉरिजॉन्टल कोई भी जिसको हम रखते हैं नॉर्मली ट्रीटमेंट करते हैं, इनका हॉरिजॉन्टल में और यांग का वर्टिकल में। यांग का हम लोग यहीं पर भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल का यहाँ भी कर सकते हैं, और हम लोग पूरी उंगली में कर सकते हैं। ऐसा मत समझिए कि पूरी उंगली में है, हार्ट पूरी उंगली में है। तो अगर हार्ट की वर्टिकल का कभी करना हो तो आप नीचे से ऊपर कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि यहीं पर कहां बना हुआ है हार्ट वर्टिकल। क्लियर? संजय जी क्लियर? प्रतिमा रॉय क्लियर? नहीं, आप ये समझिए कि जो हम लोगों ने रखा हुआ है, इनको हम लोगों ने रखा हुआ है नीचे और यांग को रखा हुआ ऊपर। इन माने सामान्य और यांग माने विशेष। तो जो रखा हुआ है, तो नॉर्मली हम ट्रीटमेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में इनका, वर्टिकल मेरिडियन में यांग का, और हम कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर हम केवल यांग का ट्रीटमेंट करना तो इसी उंगली में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एलआई का कभी करना हो, लार्ज इंटेस्टाइन का, और आपको 2 3 4 6 8 5 6 टोन करना हो, तो हम इस उंगली में भी यहाँ यही कर सकते हैं। क्लियर? और हमको हॉरिजॉन्टली किसी का करना हो हार्ट का,
तो हार्ट को हम लोग रखा मान लीजिए यहाँ इस उंगली में, हार्ट में सेकंड उंगली में रखा हुआ है, तो हार्ट हमारा यहाँ पर है, तो हम इस जगह पर हॉरिजॉन्टली तो कर ही सकते हैं, तो यहाँ कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कभी हार्ट के फंक्शन की बात हो और हमको लग रहा है केवल हमको फंक्शन देखना है, तो हम इसको ही वर्टिकली यहाँ पर बना सकते हैं। ऐसा ये नहीं है कि हम इसी सोचे कि यहाँ कहाँ वर्टिकल बनाएंगे। ये पूरी उंगली हार्ट की हो जाएगी, ये पूरी उंगली स्मॉल इंटेस्टाइन की हो जाएगी, ये पूरी उंगली लार्ज इंटेस्टाइन की हो जाएगी, ये पूरी उंगली हमारी हो जाएगी लंग्स। क्लियर? तो ऐसा मत सोचिएगा। और यही उंगली कभी ऐसा आपको लगे कि स्पाइरल देना जरूरी है हार्ट के इस फंक्शन में, हम हार्ट के सारे फंक्शन को एक साथ ट्रीट करना चाह रहे हैं, तो हम स्पाइरल भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि स्पाइरल नहीं देंगे केवल हॉरिजॉन्टल देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि स्पाइरल का अर्थ क्या है हमने बताया, स्पाइरल का अर्थ यह है कि वह इन और यांग यानी होमो और हेट्रो के बीच में संतुलन स्थापित कर रही है। वो सब जगह टिश्यू लेवल पर जा रही है, उसका ये भी अर्थ है, वो टिश्यू लेवल पर जा रही है, वो जिगजैग वे में पूरे ब्रह्मांड पे पास जा रही है। आपका शरीर तो ब्रह्मांड है, तो इस शरीर के ब्रह्मांड में कोई भी एलिमेंट है तो हम उसको करने के लिए, और कई जगह बिखरा हुआ है, तो उन बिखरे हुए सारे तत्वों को एक साथ लेने के लिए हम लोग स्पाइरल ट्रीटमेंट का आधार लेते हैं, आसरा लेते हैं। तो इसलिए कभी हाँ सर ये लाइन तो बहुत बार सुना है, एक बार एग्जाम्पल के साथ बता देंगे इसको? हाँ, हॉरिजॉन्टल में मान लीजिए हमने हार्ट पे दिया, हम हार्ट का हमको पाया कि किसी हार्ट का वो कोई आपका फंक्शन नहीं, वो ये ऐसे नोड फंक्शन नहीं कर रहा। क्लियर? तो आप ऐसे नोड के दो चीजें हैं, ऐसे नोड में आपको फंक्शन नहीं कर रहा ना, तो हमको क्या करना है, हम वर्टिकल ले सकते हैं ना। और उसमें आप कभी देख जाइएगा HB हैंडबुक 1-2 में, तो उसमें हार्ट के वो बने हुए हैं, तो उसमें लिखा होगा, मान लीजिए लिखा होगा हॉरिजॉन्टल, तो आप भी कंफ्यूज मत करें कि हॉरिजॉन्टल लिखा तो हॉरिजॉन्टल ही ट्रीटमेंट करेंगे। आपको चूंकि मालूम है कि ऐसे नोड की फंक्शन है, तो ऐसे नोड में कोई फंक्शन गड़बड़ हो गया है, और अभी तो फंक्शन का गड़बड़ हुआ, तो हार्ट के ही मेरिडियन में, मेरिडियन तो ये वाली हुई हार्ट की, तो इस उंगली में प्लॉटिंग कहाँ करेंगे। हमने कहा था कि इस ट्रीटमेंट के 3 पार्ट हैं। पहला प्रोटोकॉल लास्ट वाला, पहला ये कि कहाँ पर ट्रीटमेंट करें, नंबर 2 किस स्पाइरल को लें, और नंबर 3 कौन सा प्रोटोकॉल दें। तो मान लीजिए आपने कहा कि हमारा फंक्शन प्रभावित है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो और इस ऐसे नोड का, तो ऐसे नोड को हमने कहा कि हमारा फंक्शन है हार्ट इन, हमको नॉर्मली देना चाहिए हॉरिजॉन्टल, लेकिन हम कह रहे हैं कि ऐसे नोड है का फंक्शन प्रभावित है, इसलिए हम उसमें ऐसे नोड का पॉइंट देख लेंगे। ऐसे नोड को एक नंबरिंग दिया हुआ है, उसमें ऐसे नोड की नंबरिंग दी हुई है। मान लीजिए नंबरिंग 4 नंबर की, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो उसमें है, किताब में है, HB1 में, HB1 में 2 में दोनों ऑर्गन्स की, सभी बहुत ऑर्गन्स की प्लॉटिंग दिया हुआ है, उनको नंबरिंग अलॉटेड है। मान लीजिए ऐसे नोड का पॉइंट आ रहा है 2 या 4, 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कोई आवश्यक नहीं कि यही हो। तो उस 2 नंबर की मेरिडियन, इस 2 नंबर में 2 वर्टिकल, 2 नंबर में फिंगर नंबर 2 है ना, फिंगर नंबर 2 हार्ट की वजह से सिलेक्ट किया। मेरिडियन किसकी वजह से सिलेक्ट किया, वो जो लिखा हुआ है क्रमांक जो बना हुआ कि उसमें कहां पर जाना है, तो उस 2 नंबर को वर्टिकल मेरिडियन में ले लिया। तो 2 यहाँ पे लिया, और वर्टिकल मेरिडियन हमारी बाहर की तरफ आएगी, 2 यहाँ पर आएगी, 2 वर्टिकल लिया। और हम करना चाह रहे हैं कि कोई फंक्शन सुधारना है, तो हमने कहा कि 4, 5 से 3, 6 टोन। ठीक, तो हमने क्या किया, फिंगर नंबर 2 सेकेंड स्पाइरल, सेकेंड वर्टिकल, और 4, 5 से 3, 6 टोन। हम इसको अब हम देखना चाह रहे हैं कि मान लीजिए इस फंक्शन में के साथ साथ उसमें कुछ और भी गड़बड़ी है, कहीं और कोई रिपोर्ट आ गई कि ऐसे नोड में कोई और फंक्शन है, तो फंक्शन तो एक तो फंक्शन हुआ, एक उसमें कुछ और कहीं थोड़ा सा स्ट्रक्चर में या उसकी किसी मोटिवेशन में बाहर के उससे संपर्क नहीं हो रहा, एक और कोई रिपोर्ट है जो आपको लग रही है, हम सुपरफिशियल बात कर रहे हैं, तो आप उसमें क्या करेंगे,
एक सेकेंड, तो उसमें हम लोग स्पाइरल भी ले सकते हैं। क्लियर? तो हम लोग फिर वही करेंगे, दो वर्टिकल लीजिए, दो स्पाइरल ले लेंगे, फिंगर नंबर यही रहेगी और प्रोटोकॉल वही रहेगा। क्लियर? सब लोग क्लियर? उसी तरह यांग ऑर्गन है, यांग ऑर्गन हम लोग ऊपर रखा हुआ है, यांग ऑर्गन एसआई है, इसमें फिंगर नंबर 2 में स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के किसी फंक्शन में कोई गड़बड़ी है, फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो हम लोगों ने फिर फिंगर नंबर 2 लिया और हम लोगों ने कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन मान लो ड्यूडेनम नहीं काम, ड्यूडेनम में इसका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, और एसआई का मान लो ड्यूडेनम पार्ट को जो नंबरिंग किया हुआ है उसमें 2 नंबर आ रहा है या 3 नंबर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिंगर नंबर 2 3 वर्टिकल, फिंगर नंबर 2 3 वर्टिकल, और फिर हम लोगों ने कहा कि 4 5 6 3 6 2 जो भी प्रोटोकॉल हो, हम ये प्रोटोकॉल भी कॉमन प्रोटोकॉल है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं ये वाला पॉइंट? इसी पर हम लोगों ने देखा कि नहीं, एसआई में केवल एक ही फंक्शन की गड़बड़ी नहीं है, एसआई अपने काम को शोषण भी ठीक से नहीं कर रहा है, और एसआई का केवल ड्यूडेनम पार्ट नहीं बल्कि इलियम पार्ट भी जिम्मेदार है। तो अब एसआई में ड्यूडेनम और इलियम दोनों भी जेजुनम आता है ना, तो इलियम लास्ट पॉइंट है, तो तीनों, यानी हम चाह सकते हैं कि हम स्पाइरल ट्रीटमेंट दे दें सो दैट कि हमारा जेजुनम इलियम सब प्रभावित हो जाए, सबका ट्रीटमेंट एक साथ हो जाए, तो हम उसमें स्पाइरल दे देंगे। तो उसमें क्या होगा, न केवल ड्यूडेनम ठीक होगा बल्कि हमारा इलियम भी ठीक हो जाएगा। क्लियर? सर उसमें तीनों पार्ट का फंक्शन ठीक हो जाएगा। यस एग्जैक्टली, मैं यही तो कह रहा हूँ कि क्योंकि हम लोग कह रहे हैं उसको एक और पॉइंट दे रहे हैं, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं ना, बीएचबी, हम लोग कह रहे हैं टिश्यू लेवल पर हम जाना चाह रहे हैं। तो टिश्यू लेवल पे जाने का मतलब क्या हुआ कि सेल लेवल पे जाना, तो सेल लेवल पे जाना, हम तो ऑर्गन की बात कर रहे थे ना, हम टिश्यू जा रहे थे, स्पाइरल मेरिडियन टिश्यू लेवल की मेरिडियन है, डीप लेवल की मेरिडियन है। हम लोग बीएचबी पढ़ने का फायदा ये है कि हम लोग समझे कि हम टिश्यू लेवल की जब बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं डीप इन्वेस्टिगेशन। जी सर। और ऐसे अगर हम ऑर्गन की बात ही कर रहे हैं तो ऐसे ऑर्गन में फंक्शन भी हम सुधार सकते हैं, क्योंकि हर ऑर्गन का फंक्शन भी होगा, और आयुर्वेद में फंक्शन को क्या बोलते हैं, कर्मफल। ठीक है, फंक्शन माने कर्मफल, जो काम हम कर रहे हैं, और स्ट्रक्चर को बोलते हैं लोग उनके शब्द में अधिकरण, और चाइनीज में बोलते हैं हम लोग फंक्शन को, बोलिए, यांग सर, और स्ट्रक्चर को yin। तो इन अगर प्रभावित है तो यांग भी प्रभावित है, और यांग प्रभावित है तो इन भी प्रभावित है। क्लियर? जी सर। दोनों एक दूसरे से पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, विरोधी नहीं है। एक में दूसरे का भाग है, दूसरे वाले में इनमें यांग का भाग है, यांग में इन का भाग है। क्लियर? तो ये बस यही बताना है, ये उद्देश्य शुरू से समझ जाए, सेमेस्टर 1 से समझ जाइए, तो बस इसी को ये बताना है। ये इस पर देखिए, आयुर्वेद विचार, मैं बार बार कहता हूं, आयुर्वेद विचार करने का, हमको पॉइंट सीखना नहीं है, हमको पॉइंट के केवल हमारे 9 पॉइंट है, आदि पॉइंट है ही नहीं। चाइनीज में कितने पॉइंट है, हमारे पास तो केवल 9 पॉइंट है, कॉम्बिनेशन इन्हीं के हैं, लेकिन पॉइंट तो 9 ही है। ऊर्जाएं वो 10, मतलब 0 से लेकर 10, तो 10 ऊर्जाएं हैं। इन्हीं 10 ऊर्जाओं को हमको कॉम्बिनेशन के रूप में यूज करना है और बैलेंस करने की कोशिश करनी, कि इधर बैलेंस करें तो उधर बैलेंस करें। 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं में हमारा कोई बैलेंसिंग पॉइंट 5 आता है, तो हम कोशिश करें कि इधर का पढ़ना उधर का पढ़ना दोनों को बराबर हो, या इधर की एनर्जी कोई ले तो उधर की एनर्जी सीडेट करें, टोन सीडेट के माध्यम से, क्योंकि शरीर में ऊर्जा तो हम लोग कहीं दे नहीं रहे हैं, वो तो वही शरीर की ऊर्जा है जो ब्रह्मांड की आ रही है, जो हम दे रहे हैं, जो
थोड़ा बहुत मैग्नेट्स दे रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक। तो उन इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि और प्रोटोकॉल बनाना सीखना। सेकेंड सेमेस्टर के बाद से जो सेकेंड सेमेस्टर कर चुके हैं उनके बाद तो उनको अपने आप प्रोटोकॉल बनाना चाहिए, सीखना चाहिए। लेकिन ये सीखने का बता रहा हूं कि ये इसलिए कि अब प्रोटोकॉल बनाने का वक्त आ चुका। मैं नहीं कह रही फर्स्ट मन न बना, फर्स्ट वाले बनाए, लेकिन सीख लें। द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य गुण कर्म 3 आधार हैं। तो अगर अधिकरण प्रभावित है तो फंक्शन प्रभावित होना है तय, और अगर फंक्शन प्रभावित हो गया तो अधिकरण प्रभावित है। जैसे आप टहलने न जाएं तो आप मोटे हो जाएंगे, और आप बहुत टहलने लगे तो आप पतले हो जाएंगे। तो आपका अधिकरण हुआ, आपका आकाश बदलेगा क्योंकि आप मूवमेंट कर रहे हैं, और अगर आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपका आकाश बनना शुरू हो जाएगा क्योंकि आप चल नहीं है ना। तो ऐसे समझना है। हम लोग अब आ रहे हैं अपने 10 उत्पत्ति सिद्धांत में। अभिनय शेयर हुआ ना? शेयर नहीं हो रहा अभी? हो रहा है सर। ठीक ठीक, चलिए अब उसमें कोई ज्वाइन कर रहा है। जी, तो हम लोग अब ये सब लोग जान रहे होंगे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में 2 शब्द हैं। एक आयुर्वेद तो आयु है, और वेद है। वेद माने नॉलेज, आयु माने आयु। आयु की परिभाषा वही होगी जो हमारे आयुर्वेद की परिभाषा में लिखी हुई है, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारि जीवितम। उसमें काल और दिशा उसके पार्ट नहीं है, कभी घटक मत लिख दीजिएगा। आता है कभी कभी प्रश्न के काल, क्या आयु का घटक काल है? तो आपको क्या लिखना है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये केवल डेफिनेशन याद रखिए, शरीर इंद्रिय, शरीर में सब आ गया, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये शरीर हो गया। तो इनसे हुआ शरीर इंद्रिय, इंद्रियां तो कहीं है नहीं इसमें लिखा हुआ। और सत्व आत्म, सत्व माने मन और आत्मा माने आत्मा। तो ये 4 घटक है केवल, शरीर इंद्रिय मन और आत्मा। उसमें काल और दिशा नहीं है, तो काल दिशा को मत लिख दीजिएगा, ठीक। तो ये आयुर्वेद हमारे पास है। अब हम लोग पंच तत्वों की बात हम लोगों ने किया था कि आकाश वायु खादिन यात्मा मन है कालो, दिशा से द्रव्य संग्रह, और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। जो जिसमें इंद्रियां हैं लेकिन एक चेतना है, दोनों चीजें होनी चाहिए, चेतना भी होनी चाहिए और इंद्रियां होनी चाहिए, तभी हम पूरी बात को कर सकेंगे। तो ये आयुर्वेद को जो पंच महाभूत है, जो पंच महाभूत माने जो पंच भौतिक है, उनको 5 भौतिक को पंच महाभूत कहा गया है। और जो शेष है, जो हमारे पराभौतिक है, उनको महाभूत नहीं कहा गया है, उनको हमेशा द्रव्य कहा गया है। और हम टोटल 10 द्रव्यों की बात करते हैं। तो उनकी एक तन्मात्रा है जिसको भूत भी कहते हैं। तन्मात्रा माने एनर्जी, तन्मात्रा माने उसके गुण, उनको गुण भी कह सकते हैं, उनको तन्मात्रा कह सकते हैं, उनको भूत कह सकते हैं। तो कभी लिखने आवे कि आकाश का भूत क्या है,
शब्द शब्द यस, शब्द है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये महाभूत है, आकाश शब्द उस तन्मात्रा है, और ये, और हमेशा दोनों में अंतर करिए, चाइनीज भी पढ़ रहा है दोनों। चाइनीज में कभी कंसेप्चुअली नहीं कहा गया कि पहला द्रव्य हमारा वुड है, कभी नहीं कहा कि उन्होंने कहा कि इससे अग्नि बनती है, ये अग्नि का पिता है। लेकिन जल को कहा कि जल जो है पिता किसका है, जल पिता है वुड का, तो जल को भी पिता कह दिया और इसको पिता कह दिया अग्नि का, वुड को। लेकिन ये नहीं कहा कि वुड पहला तत्व है। तो प्रथम तत्व जैसे हमारे हैं, प्रथम हमारे परंपराओं में प्रथम देव है ना कोई, कौन है? गजानन। बस गजानन। तो हमारे गजानन जो बिंदु तय है, और वहां तय नहीं है कि कौन से प्रथम है। हमारे यहाँ प्रथम है आकाश। जैसे ही सृष्टि तम से हुआ तो तम से उत्पत्ति हुई आकाश की और शब्द की। तो अगली बार जब कोई आकाश से वायु जब बनी तो वायु में अपने आप ही शब्द आ गया। ये आरोही क्रम क्यों कहते हैं इसको। और ये क्रम जो है हमारे चिकित्सा का क्रम है, याद करिएगा। ये चिकित्सा क्रम आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी है। और दार्शनिक क्रम अगर कहीं बात करेंगे, जो दर्शन का विषय है, तो दर्शन में छिति जल पावक इस तरह आएगा, उल्टा छिति से शुरू होगा, वहां छिति। इसीलिए भैया आगे उन्होंने एक आध कविता के लिए बना दिया, लेकिन छित से शुरू किया क्योंकि वो दार्शनिक विचार है। दार्शनिक विचार में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इस तरह कहेंगे, लेकिन हम जब चिकित्सा में कहेंगे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये हमारा एसेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं वो हम बोलेंगे। ठीक, तो हमारे पृथ्वी में शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है। तो अगर कभी नोट कर लीजिए, अगर कभी 0 और 5 को टोन करते हैं, अगर कभी हम 0 और 5 को टोन करते हैं, तो कभी आगे आएगा चौथे पांचवें सेमेस्टर में जब आप आएंगे तो आपको ये प्रोटोकॉल मिल जाएंगे। जब भी 0-5 को टोन करने का अर्थ है क्या है, 0 माने आयुर्वेद बोले, 0 माने तम, 0 माने सृष्टि, और 5 माने पृथ्वी। पृथ्वी माने आगे पढ़िए यहाँ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, गंध पांचों। और यहीं से पंच महाभूत बने हैं। तो यानी 0-5 टोन करने का अर्थ हुआ कि आपने पूरी सृष्टि में पृथ्वी तक का पदार्थ जोड़ दिया, और वही तो चाहिए। एक शरीर की रचना के लिए तो चाहिए, शब्द चाहिए, स्पर्श रूप रस गंध चाहिए। तो आपने एक सृष्टि का क्रिएशन कर दिया। तो ध्यान विचार करिए, इसको नोट कर लीजिए कि विचार करिए, कभी आपको कोई सृष्टि की उत्पत्ति करनी हो अपने चिकित्सा में, तो आप 0 और 5 को टोन कर दीजिए, तो आपने उस ऑर्गन की रचना कर दिया। जिस मेरिडियन में आप थे, उस मेरिडियन में जो ऑर्गन है, जिस उंगली में आप थे, उस मेरिडियन में जो ऑर्गन है उसको आपने क्रिएट कर दिया है। ऐसे सृष्टि की उत्पत्ति करना मतलब नहीं समझ आया। 0 माने 0 तो वहीं से उत्पत्ति होती है ना। नहीं, आपने भी कहा ना अगर सृष्टि करना हो किसी चीज का, हाँ, तो 0 को टोन करना, तो सृष्टि करना मतलब कोई ऑर्गन है और आपका मिसिंग है, तो आप 0-5 टोन करके ये मान सकते हैं कि वो ऑर्गन हमारा आ गया है। नहीं मतलब यूज ऐसा ना, आप नोट कर लीजिए, ये आपको आगे चल काम देगा। 0-5 का कभी कभी मान लीजिए आपने मान लीजिए कहा कि गाल ब्लडर रिमूव कर दिया है, तो गाल ब्लडर में कहीं कुछ है ना, इसमें इस वाले उंगली में आएगा। बिल्कुल सर। ठीक है, तो कभी करना हो कि गाल ब्लडर रिमूव हुआ है लेकिन हमारा भौतिक रूप से तो है, तो 0-5 क्रिएट कर दीजिए। ठीक है सर, अब समझ आया। मैं समझ ही नहीं पाई सृष्टि करना मतलब क्या। ठीक है सर रचना करना। ऑर्गन निकलने के बाद आत्मा तो वहीं रहती है ना। बिल्कुल सर, अब समझ आ गया। तो ऐसे नहीं, मतलब ऐसा यूज आएगा उस समय आप चकराएंगे। मैं आपको भी बता दे रहा हूँ कि ये कभी आता है प्रोटोकॉल, उसका अर्थ ये है कि 0 माने सृष्टि और शब्द स्पर्श रूप रसगंध सब ला दिया आपने। आपको अगर अलग से 1 2 3 4 करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सीधे 5 कर दिया तो 1 2 3 4 अपने आप समाहित हो गए। ये उसका अर्थ है। क्लियर? आगे आएगा, बहुत 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 यूज, बहुत आगे 0-5 में बहुत है। ठीक है,
देखिए अब हम लोग सेमेस्टर 1 को पढ़ा रहे हैं। सेमेस्टर 1 और 2 के लोग दोनों ध्यान दें, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आकाश का अर्थ क्या है? आकाश का अर्थ है कवरिंग। हम लोगों ने क्या कहा? हमारे चारों तरफ आकाश है, तो आकाश माने एक कवर दिया हुआ हमको, चाहे वो गैस में हो चाहे जो भी हो, एक छाता टाइप के है, और उसमें छिद्र है, पानी बरसता है। तो दो चीज चाहिए, एक आवरण हुआ और एक छिद्र हुआ, दो महत्वपूर्ण चीज हो गई। और तीसरा गुण क्या हुआ? कभी इसको मुक्का मारिए तो कोई उसका रिएक्शन नहीं होता है। तो तीन चीजें हो गई, एक तो कवरिंग, एक छिद्र युक्त, और तीसरा कोई भी उसमें आपको रेजिस्टेंस नहीं होता। शरीर में जो आपका शरीर मूर्ति है, आपकी मान लीजिए आपने कहा कि हम 5 फुट 10 इंच लंबे हैं या 5 फुट 7 इंच लंबे हैं, और हमारे शरीर की चौड़ाई जो है मान लीजिए 32-36 जो भी 40 जो भी इंच है वो है, और हमारी मोटाई इतनी है, ये इतना ही आपका आप हटा दीजिए तो आपकी जो मूर्ति बनेगी उस मूर्ति ही आपका आकाश है। उस मूर्ति को आपने पूरे इस आकाश में, इस ब्रह्मांड के आकाश में इतना आकाश हमने घेरा हुआ है, वो आपका आकाश है। ऐसे ही आपके शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन है सबका अपना अपना आकाश है, सबका अपना अपना स्पेस है। उन्होंने स्पेस धारण किया हुआ है पूरे शरीर की इस लंबाई चौड़ाई में। आपने उन्हें कहा, हार्ट ने उन्होंने कहा कि ये 20 इंच है, कोई 25 इंच है, कोई कहा कि सेंटीमीटर है। वो जो सेंटीमीटर है ये सब उनके आकाश हुए। तो ये आकाश हुआ, और इसको कवरिंग कौन कर रहा है? जो भी कवर कोई कर रहा है, कवर कोई कर रहा है ना, मेम्ब्रेन कोई कवर कर रहा है, तो वो मेम्ब्रेन, इपिथेलियल सेल हम बोलते हैं उसको। तो इपिथेलियल मेम्ब्रेन कोई होगी, उसने इनको कवर कर रखा, तो वो सब आकाश हो जाएगी। यानी आकाश आपके अंदर, शरीर के अंदर भी है, और आपके शरीर के बाहर त्वचा के रूप में आवरण है, वो आकाश है। और त्वचा आपकी छिद्रयुक्त है, उसमें से पसीना निकलता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे आकाश से पानी की बूंदें बरसती हैं, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर से बाहर तत्व आते हैं। और यही नहीं, बाहर जो तेल मालिश हम करते हैं वो भी शरीर के अंदर जाता है। तो छिद्र है, तो छिद्र युक्त है। तो इसलिए कभी भी अप्रतिघात, उसका सबसे बड़ा गुण है अप्रतिघात। क्लियर? यहां पर ये क्लियर हुआ कि नहीं? इतना केवल इस आकाश में इतना ही है कि छिद्र चाहिए और हमारे एक आकाश चाहिए। ये फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के लिए, आगे नहीं, आगे सेकेंड सेमेस्टर के लिए तो आगे बहुत बड़ा वो है, उसमें सेकेंड सेमेस्टर में जब बताएंगे तब थोड़ा बताएंगे। अभी हम उसको बड़े पैमाने पर नहीं ले जाए, केवल सेमेस्टर फर्स्ट का। ठीक है, बोलिए सेमेस्टर 1 वाले कोई बोले कहीं कुछ समस्या, एनी प्रॉब्लम? छिद्र, जहां कहीं छिद्र है तो छिद्र। अब शब्द तो हम लोग आगे देखेंगे। शब्द यानी, शब्द माने आवाज। कभी भी इस पूरे मूवमेंट में, कभी भी इस पूरे शरीर के किसी भी बॉडी के पार्ट में जहां जहां आपका आकाश है, वहां वहां कोई शब्द होता है, तो इसका मतलब कि बीमारी कब, क्यों? धड़कन, हृदय की धड़कन सुनने में नहीं समझ में आनी चाहिए, लेकिन अगर सुनाई दे रही है तो बीमारी। सांस जब लेते हैं तो कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, अगर आवाज आ रही बीमारी। शब्द से आकाश, यानी आपको एक नंबर को ट्रीट करना है, ये आप समझ लीजिए। जब भी कभी आ रही है तो हमको आकाश को ट्रीट करना है, क्योंकि शब्द उसका है ना, शब्द ध्वनित कर रहा है, शब्द दिखाई नहीं, सुनना नहीं है। अगर पेट आपका गुड़गुड़ाने लगे, इसका मतलब क्या हुआ? पेट तो आप गुड़गुड़ाहट सुन नहीं सकते नॉर्मली, गुड़गुड़ा रहा है, इसका मतलब कि कोई प्रॉब्लम है। डकार आ रही है तो 1-2 बार आ रही है, ठीक है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर बार बार आ रही है, इसका मतलब कि कोई ध्वनित कर रही है, कहीं कुछ गड़बड़ है किसी ऑर्गन में, जो ऑर्गन की है उस ऑर्गन की प्रॉब्लम है। यहां पर इतना ही समझिए। सेमेस्टर वाले बोलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूछेंगे तो पूछने से ऐसा नहीं है कि लोग समझेंगे आपको नॉलेज हमको किसी को नहीं है। जब मुझे नॉलेज नहीं है तो और सभी, और मैडम जो यहाँ सीनियर है बैठी हुई, 1-2 लोग वो क्या मतलब रुक्मणी शर्मा मैडम है, तिवारी जी हैं, और एक आध और है, वो सबको किसी को नॉलेज नहीं है। हम लोग तो नॉलेज लेने के लिए पढ़ रहे हैं बार बार, नहीं तो क्यों बार बार पढ़ते? जो बार बार पढ़ता है उसको मतलब उसका नॉलेज उतनी कम है, तभी तो बार बार पढ़ता। नहीं तो एक बार पढ़े और कंप्यूटर हो और वो रोबोट होता नहीं, वो पढ़ लेता था। कौन सा एक फिल्म देखा था, उसमें वो पढ़ देता था, उसमें सारे ग्रंथ उनका पढ़ लिया,
उनका फिर पढ़ लिया, कहा भाई कितनी किताबें दें, तो वो हम लोग रोबोट नहीं है, ठीक, हम लोग को पढ़ने से ही ज्ञान आता है। वायु, बिल्कुल सर, जितनी बार नया पढ़ते हैं उतना नया सीखने को मिलता है। बिल्कुल यही यही मेरा कहना। तो वायु क्या है, इसीलिए सेमेस्टर 1 वाले सोचते होंगे कि हमको नहीं आता, अरे हमको खुद ही नहीं आ रहा तो आपको क्या आएगा। जब हमको नहीं आ रहा, 10 सेमेस्टर कर लिए और हम सोच रहे हैं, और जो यही ज्ञान का आश्रय है, मैं सेमेस्टर 1 वालों को बताना चाह रहा हूँ, ब्रजानंद जी जो है दयानंद सरस्वती जी के गुरु थे। तो ब्रजानंद जी जो जल्दी शिष्य बनाते नहीं थे, कहते थे बड़ा योग्य शिष्य होना चाहिए। पहले जमाने में तमाम शर्तें थी ना, अब शर्तें धीरे धीरे कम हो गई हैं। तो उन्होंने कहा हम योग्य शिष्य होगा तो बनाएंगे। तो उन्होंने गए और उन्होंने साकल खटखटाई। तो वहां से उन्होंने प्रश्न पूछा कि कौन आया है, कौन। द्वार पहले बोलते थे कि द्वार पर कौन है, पहले बोलते थे कॉल बेल थे ना, तुरंत घंटी बजाई, साकल बजाई और उन्होंने कहा कौन। तो उन्होंने कहा यही तो मुझे जानना है आपसे कि मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा मेरा, तुरंत दरवाजा खोल दिया। उन्होंने कहा आओ, यही तो मेरा शिष्य है जो जान नहीं रहा कि कौन है। तो इसलिए नॉलेज किसी को नहीं है, केवल किसको है, स्वयंभू जो ईश्वर परमात्मा है उसी को नॉलेज है, वही ज्ञानवान है। हम लोग सब अज्ञानी हैं और ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं बस, ठीक। तो वायु निरंतर चलनशील है, वायु की गति है। वायु का गुण क्या है, स्पर्श। कैसे, जब चलेगा तो स्पर्श करेगा। तो वायु संसार में जीवन में वायु की मूवमेंट से ही तय होती है कि वायु, आपका मूवमेंट शरीर का है तो आप समझ रहे हैं कि जीवित है, चलना ही जीवन है। जैसे आपकी आंखें चल रही है तो आप जीवन है, आपकी धड़कन चल रही है आपका जीवन है, सांसें चल रही है जीवन है, अंदर मूवमेंट हो रहा है शरीर के अंदर सारे अंगों का मूवमेंट। मूवमेंट रुका, सारी चीज रुकी, हृदय रुका, मस्तिष्क रुका, सोचने की क्षमता रुकी, आंखों का पलक का नेत्र स्थिर हो गए, पलक झपकना बंद हो गई, इसका मतलब कि हम निष्प्राण हो गए। तो वायु निरंतर गतिशील बन रहा है, चलायमान है, यही वायु तत्व है। और यही कोई भी वाइब्रेशन जो शरीर में हो रहा है ये वायु की वजह से हो रहा है, और ये वायु की वजह से मैं बोल रहा हूं। ये वाइब्रेशन जो हो रहे हैं मुंह से, ये वायु की वजह से मैं बोल रहा हूँ, वायु की वजह से मैं विचार कर रहा हूँ, वायु की वजह से मेरे विचार आ रहे हैं, मैं उसको शब्द रूप में परिणित कर रहा हूँ। तो ये वायु है जो व्यक्तित्व का निर्माण कर रही है। देखिए आप समझ लीजिए, इस वायु के पराभौतिक भौतिक दोनों चीजें, वायु ही जो है जो मुझे भौतिक और पराभौतिक दोनों चीजें दे रही है। मैं पराभौतिक रूप से अपने को, अपने विचारों को व्यक्त करने में सक्षम और विचार बन रहे हैं। विचार कौन है, पराभौतिक, तो वो बन रहे हैं। ऐसे ही कोई भी चीज बिना वायु के संभव ही नहीं है। बीज से लेकर के उत्पत्ति तक वायु की वजह से, क्रियाशीलता उसी का नेचर है। मन में विचार आया तो मन में विचार माने प्रस्फुटित हुआ ना, कोई बीज अंकुरित हुआ और वो विचार के रूप में कन्वर्ट हुआ। वैसे ही जैसे आपने कोई बीज बोया और उससे पौधा बना, कोई भी, यानी सृष्टि में कोई भी गर्भाधान है वो वायु की वजह से है, अंकुरण कोई भी है वो वायु की वजह से है। वायु ही आपके व्यक्तित्व का सृष्टि करती है। कैसे, वायु विचारों के माध्यम से, आप विचारों के माध्यम से ही जान पाते हैं कि वायु कि व्यक्तित्व जो व्यक्ति है इसका कितना प्रभावशाली है। अगर न बोले और खराब बोले तो आप समझ जाएंगे कि बिल्कुल लंपट है, कुछ जानता होता नहीं। खराब बोले तो कहेंगे ना कि धूर्त है, लंपट है, बदमाश है, कोई भी नहीं। और बोलेगा तो अच्छा बोलेगा तो आप समझ जाएंगे नहीं, सुयोग्य व्यक्ति है। तो लेकिन वायु का एक निगेटिव नेचर भी है। वायु जब समभाव में है तो बहुत बढ़िया है। जैसे विचार है, एक आदमी योग्य है वो हुआ, और वही योग्य धूर्त, वो योग्यता में धूर्तता आ गई तो वही धूर्त हो गया। तो वैसे ही वायु के अंदर है। तो वायु क्या है, जब समभाव में है तो शीतल मंद समीर है, और जब वही बिल्कुल बवंडर बना दिया, तूफान उठा दिया, पेड़ों को काट दिया। तो वायु की वजह से ही आपका सुनामी
वायु की वजह से भूकंप, वायु की वजह से तूफान, सब वायु का ही आपका। तो ये समझ जाइए कि जब भी कभी हमारे विचारों की शक्ति प्रभावित हो, विचार प्रभावित हो और बहुत हो जाए, तो वायु, और वायु आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है, ये बिल्कुल तय समझ लीजिए। तो इसलिए वायु को हम लोग बहुत कम यूज करेंगे आगे चल के। वायु ही आपको संवेदना देती है, दर्द का एहसास वायु कराएगी ना। स्पर्श के माध्यम से आप अच्छा और बुरा जो स्पर्श समझते हैं, वायु तो करा रही है, बिना स्पर्श की हुए आप जान नहीं सकते, तो वायु करा रही है। तो वो वायु के रूप में आपको हमेशा आपको देखना पड़ेगा। तो वायु दर्द को जब कभी घटाना होगा, किसी दर्द को घटाना होगा जब भी, तो आप वायु को सीडेट करेंगे। यस, क्लियर, वायु को सीडेट कर देंगे। सीडेट माने नीचे। अग्नि, अग्नि रूपांतरण, आपने देखा होगा ना कि बहुत चीजें हैं, आप सब्जी बनाते हैं, रूपांतरित हो जाती है, बहुत बढ़िया हो जाती है। तो उसके पहले खा नहीं सकते, सब्जी बन गई, आप खाने हो जाते हैं। तो जो रूपांतरण हो रहा है वो अग्नि के प्रभाव से हो रहा है। जब तक गैस नहीं जलाएंगे, जब तक हीट नहीं देंगे उसको, तब तक रूपांतरण नहीं होगा। तो उसी तरह आप बर्फ है, बर्फ को आप जल बना दीजिए, जल को आप वाष्प बना दीजिए। तो यानी ये जो रूपांतरण हो रहा है, ये अग्नि के तत्व में। और ये रूपांतरण क्या है, शरीर के अंदर रूपांतरण कैसे हो रहा है? आपने भोजन लिया, पाचन हुआ, तो जो पाचन क्रिया है वो अग्नि के प्रभाव में है। चाहे वो आप उसको कोई नाम दीजिए, एंजाइम्स कह दीजिए, HCl आपके अंदर अग्नि है। और हमारे अंदर HCl अग्नि कहाँ है? स्टमक में। तिवारी जी, सेमेस्टर 1 और 2 के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनको भी बताने दीजिए, कुछ थोड़ा सब्जेक्ट बताना जो है ना, हम लोग तो बता ही देंगे। तो वो स्टमक में हीट है। और हम लोग कितनी अग्नियां हैं ये भी जब जान ले, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। अग्नि हमारे पास 13 अग्नियां हैं आयुर्वेद के हिसाब से। पंच महाभूत हमारे हैं, कौन है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये पंच महाभूतों की 5 अग्नियां हैं। तो 5 अग्नि ये हो गई। फिर हमारे पास 5-7 जो है धातुएं हैं हमारी, कौन? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये 7 अग्नियां ये हो गई। और एक सबसे बड़ी अग्नि जठराग्नि है, जिसको जठर माने स्टमक। तो जो स्टमक की अग्नि कौन सी है? वही जो तिवारी जी ने कहा कि HCl। तो HCl है ना, तो वो जो HCl अग्नि है वो हमारे शरीर के अंदर स्टमक में है। तो उस स्टमक में जो अग्नि, तो 13 अग्नियां हो गई। तो आयुर्वेद के हिसाब से 13 अग्नियां हैं। और इसी अग्नि के प्रभाव से आपका टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये अग्नि है। यही अग्नि जो है 2 काम करती है। यहाँ तो पाराभौतिक भौतिक रूप में आपने कह दिया ना कि जो शरीर के अंदर जाता है उसको कैटाबोलिज्म बोलते हैं ना। कैटाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। तो इसको मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटी है वो अग्नि के प्रभाव में कैसे है, ब्रेक करती है। पहले बड़े अणुओं को देखिए, हमारे शरीर में क्या है, बाहर जो हमारे वनस्पतियां हैं इनके अणु बड़े हैं, हमारा शरीर इनके रूप में इसको पचाता नहीं है, तो छोटे अणु में विभक्त करता है। तो छोटे अणु विभक्त करने का काम जो है वो कैटाबॉलिज्म कहलाता है, ब्रेक करने का काम। तो अग्नि ब्रेक करती है, रूपांतरित करती है, फिर दोबारा बनाती है, वो सब काम एनाबॉलिज्म में आता है। तो इन सब में अग्नि का यूज है। तो जब कभी अग्नि का दाहकता है गुण, रूपांतरण गुण है, पाक है, प्रभा है, प्रकाश, वर्ण है, आपके अंदर जो भी सौंदर्य है वो अग्नि की वजह से। अगर आपकी अग्नि आपकी कमजोर है तो आपका चेहरा उतना जो है मृदुल, उतना बढ़िया, उतना आनंददायक नहीं रह पाएगा। आपका शरीर से सौष्ठव जो कहते हैं, शरीर का सौंदर्य वो घटने लगेगा। तो ये अग्नि क्या करती, जला देती है। तो अगर सांवला भी चेहरा पड़ रहा है तो ये अग्नि के प्रभाव। अग्नि पाचन करती है। यानी अगर आप, मैंने कहा कि तिवारी जी ये मैं बात आपको बता रहा हूं और किसी को बताइए नहीं, और आपने तुरंत रुक्मिणी मैडम को बता दिया कि सर ने ये बताया था, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये समझ लीजिए कि अग्नि आपकी कमजोर है। ठीक। तो जो लोग
ये आचरण कर रहे हैं, उनकी अग्नि कमजोर है, वो अग्नि का ट्रीटमेंट करें। ठीक, तो मतलब पचा लीजिए उसको, जो बात नहीं बतानी है उसको नहीं बताइए, जो बात बतानी है वो बताइए, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो बात नहीं बतानी है मत बताइए अग्नि के प्रभाव में। तो अग्नि जहां, वायु जहां आपके मन से, आपके ब्रेन से संचालित होकर के आपको नए नए विचारों को बताती है, अग्नि उन विचारों को एक्सेप्ट करने की, पाचन करने की क्षमता देती है। क्लियर हो गया ना? यहां ये अग्नि का है। तो अग्नि जो चेहरे के कांति है उसका स्वरूप ओरिजिनल देखिए, कहना ना सोने को, कहते ना कि सोने को आप पिघला दीजिए और गर्म कर दीजिए तो शुद्ध सोना निकल आता है तपाने से ना। हिम्न संलक्षते यज्ञ विशुद्धि शाम का पिवा, सोने के सौंदर्य तभी निखरता है जब उसको उसमें तपाया जाता है तो वो उसका रूप निकलता है। तो उसमें जल हो गया। जल क्या है? अब जल क्या है? जल तत्व जो है, चौथा तत्व हमारा जल है। तो जल, ये आप लोग तो वहां प्लाज्मा जो पढ़ रहे हैं, वो प्लाज्मा में जल अधिक मात्रा है। आपने देखा होगा प्लाज्मा में 91-90-91% जो है जल ही होता है। तो इस रूप में आप देखिए कि जल हमारे शरीर में, पृथ्वी में, ब्रह्मांड में जल बहुत है और वैसे हमारे शरीर में जल बहुत है। जैसे 60-70% की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए अब अग्नि का गुण क्या था? दाहकता, जला दे रही है, अधिकरण को जला सकती है। तो उसके लिए एक कॉम्बिनेशन बना दिया कि भैया जल है, जल से आप बुझा दीजिए उसको। तो जल के कॉम्बिनेशन से वो जो दाहकता है, अग्नि ने जो प्रभाव दे दिया, पाक वहां प्रकाश वर्ण, वहां तो दे दिया आपको सौंदर्य, लेकिन आपके अंदर जो मृदुलता भाव दिया, जो मृदु का भाव दिया, कृपा, दया, माया, ममता, ये जो भाव दिए ये जल की वजह से दिए पराभौतिक रूप से। और जल ने क्या किया? जल ने संयोग किया। संयोग में जल न हो तो दो आदमी अग्नि वाले हों तो दोनों हमेशा लड़ते रहेंगे, तो नहीं। जल और अग्नि के अद्भुत संयोग से ही आप जो है अपने परिवार में रह पाते हैं। अगर केवल चारों तरफ अग्नि हो, सारे 10 लोग घर में हो, सबके पास अग्नि प्रबल हो तो सब लड़ते रहेंगे। लेकिन नहीं, अग्नि और जल का कॉम्बिनेशन होगा तो सब लोग बड़े प्रेम से रहेंगे। कहते हैं बड़े प्रेम से, तो प्रेम भाव जो है जल का भाव। तो इसलिए जल क्या करती है? जल और काम जोड़ती है, जोड़ने का काम जल का है। जल आप देखिए भौतिक रूप से देखिए, बताइए कोई एग्जाम्पल कि जैसे आपकी बिल्डिंग में क्या जोड़ता है? जल ना हो तो आप सीमेंट लगाते रहिए, कुछ नहीं होगा। गारा में पानी डालना पड़ता है, बिना गारा उसके बन नहीं सकता। तो पानी डालने पर ही वो आपको जोड़ देती है, लोहा सीमेंट सब जुड़ जाता है। और ये ना हो, दो मित्र हैं, एक में जल है और एक में अग्नि है, तो दोनों के संयोग हो जाएगा। दोनों में अग्नि है तो संयोग नहीं उठाएगा। ठीक है, तो ये जल का वो है। जल का एक और है डिटॉक्सिफिकेशन। जल के शरीर में क्या करता है? चिकित्सा में जल डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपको एक रास्ता माध्यम देता है। भाई जब तक किडनी आपकी तभी बाहर निकल पाएगी जब जल के रूप में होगी, तरल के रूप में होगी, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या करती है? सारे विष द्रव्यों को ये जल अपने साथ बांध लेता है। कौन बांधता है? बांधने का काम तो लीवर करता है। लीवर की उसकी एल्ब्यूमिन ये सब करती है, यही तो करती है। तो वो बांधती है, बांधने के बाद कॉन्जुगेट करती है किसी रसायन से, और कुछ किसी केमिकल से करने के बाद क्या करती है? जल में घुलनशील बना देती है। और जैसे जल में घुलनशील हुआ, अभी पूर्व बायती बता रहे थे ना कैटाबॉलिज्म ऑफ हीमोग्लोबिन, तो उसमें ही बता रहे थे ना कि वो ग्लूकोनिक एसिड के साथ जुड़ जाता है, एल्ब्यूमिन पकड़ के ले जाती है और उसको हीम बिलिरुबिन को कोल, जो हीम बिलिरुबिन होता है उसको कोल बिलिरुबिन में कन्वर्ट करती है ग्लूकोनिक एसिड के द्वारा लीवर में ले आकर। और बांधती कौन है? एल्ब्यूमिन। और बांध के ले जाती है और बाद में उसको जल में घुलनशील हो गया, आया तुरंत निकाल दिया उसको, कुछ चला गया आपके स्टूल के साथ, कुछ चला गया आपका तरल के साथ और उसको निकाल दिया बाहर। तो ये उसका तो प्रेम, दया, मदरली ट्रीटमेंट जो है वो जल का है। अग्नि का जहां संबंध है पराभौतिक रूप से, वो नारी पुरुष पति पत्नी का जो संबंध है, वो नारी पुरुष के जो प्रेम है वो अग्नि के तत्व है। अगर उसकी कमी है तो नारी पुरुष का प्रेम संभव नहीं हो पाएगा।
लेकिन अगर जल तत्व की कमी है तो मदर और फादर और जो बच्चे और बच्चियों के बीच में जो स्नेह होता है वो जल तत्व की वजह से। इसीलिए कॉम्बिनेशन सबका रखा गया है, सब कॉम्बिनेशन सब जगह अलग अलग तरीकों से अभिव्यक्त होते हैं। ठीक, अग्नि और जल के अद्भुत संयोग से क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। केवल अग्नि से काम बनेगा नहीं, केवल जल से काम बनेगा नहीं, केवल प्रेम व्यवहार दिखा दिए, आप कोई आएगा और आप घर लूट ले जाएगा तभी आप कहेंगे भैया प्रेम करो, ऐसा नहीं हो। दोनों के कॉम्बिनेशन, अग्नि भी चाहिए, जल भी चाहिए। पृथ्वी हमारे आश्रयदाता, पृथ्वी, वहां जल का स्पर्श जहां था वो मदरली स्पर्श था, लेकिन जहां पृथ्वी है वो मदर ही है। पृथ्वी हमारी माता हम लोग कहते हैं, पृथ्वी हमारी माता। क्यों माता है? क्योंकि वहीं पर हम लोग देखिए सारा खेलते कूदते हैं, पैरों से खोदते हैं, मिट्टी खोदते, सब कुछ करते हैं, और उसके बावजूद वो हमको वनस्पति देती है, हमको पानी देती है, हमको भोजन देती है, सब वही दे रही है। और तब भी सौंदर्य के लिए फल फूल, और देखिए आप वनस्पतियां इतने सुंदर सुंदर आपको दिखाई पड़ती है, फूल इतने सुंदर दिखाई पड़ते हैं, आपके मन को हला देते हैं। तो मदर का है, जैसे मदर आपको पूरा परिष्कृत करती है, परिमार्जन करती है, सिखाती है, पढ़ाती है, बढ़ाती है, वृद्धि करती है आपके बचपन से युवावस्था तक के, वही रूप जो है पृथ्वी का है। तो पृथ्वी मदरली, लेकिन पृथ्वी स्वयं ठोस है, पृथ्वी स्वयं ठोस है। अब कितनी मृदता का व्यवहार करती है, मृदता उसका गुण नहीं है, लेकिन यहाँ मृदता का व्यवहार करती कि नहीं करती, ये उसका पराभौतिक रूप है कहीं, जो वो आपके प्रति इतनी सहिष्णु उदार बनी रहती है। तो पालन पोषण करने वाली पृथ्वी है, और पृथ्वी में सब, क्योंकि पृथ्वी में सब गुण है ना, पृथ्वी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पृथ्वी में सब गुण है, आकाश भी है, यानी शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है। अग्नि की वजह से रूप हुआ ना, तो रूप माने सौंदर्य, और रस हुआ आपका जल, जल की वजह से आपको, और यहाँ ये तो पृथ्वी में सारे जो गुण हैं, इसलिए पृथ्वी में आपके सब गुण मिलेंगे, जो आपके और में गुण होंगे वो सब पृथ्वी में मिलेंगे। तो जहां ये पृथ्वी मंद है, स्थिर है, मंद तो जल भी है लेकिन ये स्थिर भी है। संघात इसका वो है, संघात माने संघनन, कंडेंस करना, जैसे इन कंडेंस कर गई थी, इन कंडेंस कर गई थी, पर जो ब्रह्मांड की दो ऊर्जाएं थी, तो इन क्या हुआ था, इन पृथ्वी की ओर चली गई थी, तो वो संघनित हो गई, कंडेंस फॉर्म में हो गई, और यांग चली गई थी ऊपर, वो विरल थी, वो ऊपर चली गई और उसने आकाश स्वर्ग की रचना किया था। तो वैसे ही तो पृथ्वी है, पृथ्वी है। अब मान लीजिए ये हमारे पराभौतिक भौतिक द्रव्य है, तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या है, हमारा कॉम्बिनेशन शरीर में क्या है, शरीर में अगर हमारे पास मन है, अगर शरीर है तो मन भी तो है, तो मन में क्या है, मन माने काल दिशा मान आत्मा सब जुड़ा हुआ है, वही मन के रूप में है। तो हम शब्द बोल रहे हैं, इनका अर्थ भी है, तो शब्द तो बोल रहा हूं, शब्द तो भौतिक हो गया, अर्थ उसका क्या हो गया, अर्थ पराभौतिक हो गया। अगर अग्नि तत्व है, द्रव्य है, महाभूत है, तो अग्नि की दाहकता जो हुई, जलनशीलता जो हुई, वो उसका बहुत पराभौतिक रूप हुआ ना, ऊर्जा रूप हुआ। तो जो ऊर्जा रूप है, तो बिना ऊर्जा रूप के आपके अंदर कोई कर्मशीलता है, आपके अंदर कोई गुण है, वो गुण क्या है, द्रव्य तो आपका भौतिक हो सकता है, लेकिन जो गुण और कर्म है वो आपके पराभौतिक हो सकते हैं। गुण पराभौतिक, समयबद्धता पराभौतिक गुण है, सहिष्णुता, प्रेम, दया, ये तो कहीं आपने बोली, ये तो सब पराभौतिक है। तो इट इज मैन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ भौतिक एज वेल एज पराभौतिक एलिमेंट्स, द्रव्य, फिजिकल एंड मेटाफिजिकल कॉम्बिनेशन, वो कौन है, एक कॉम्बो फॉर्म दिया है शरीर, मैंने मनुष्य, मानव, या कोई भी, जो भी आप कह लीजिए, ये कॉम्बिनेशन है। अब हम लोग समझ, इस कॉम्बिनेशन में चीजों को ग्रहण कैसे करें, तो ग्रहण कैसे करें, हमारे क्या बताया उन्होंने, हमारे साइंटिस्ट ने बताया, साइंटिस्ट ने क्या बताया, उन्होंने कहा भैया ऑप्टिक, हम लोगों ने पढ़ा, आप लोग सेमेस्टर 4 वाले जानते होंगे, सेमेस्टर 3-4 वाले जानेंगे, कि उन्होंने कहा कि आंख तो है, लेकिन बिना ऑप्टिक
नर्व के आपको ज्ञान नहीं होगा, और ऑप्टिक नर्व कहीं ब्रेक हो गई तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। यही तो कह रहे हैं। तो वहां भी कंसेप्ट किया हमने। क्या पहले आयुर्वेद ने पहले क्या कहा? ज्ञानेंद्रिय। आयुर्वेद पहले कह रहा है, जिसको उन्होंने बहुत बाद में आज कहा, 17वीं शताब्दी के बाद कहा कि ऑप्टिक नर्व है। हम लोग कहा कि ज्ञानेंद्रिय है। कह रहे हैं ज्ञानेंद्रिय, जो ज्ञानेंद्रिय माने जो ज्ञान की इंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के लिए कोई चाहिए ना इंद्रियां। कोई तो शब्द के लिए कर्णेंद्रिय कह दिया, स्पर्श के लिए उन्होंने त्वगेंद्रिय कह दिया, सब में इंद्रिय लगाया है। तो आयुर्वेद में जब भी कभी बोलिएगा, सेमेस्टर 1 2 1 2 सेमेस्टर 1 2 जब भी बोलिएगा तो हमारे आंख नहीं बोली जाती। आंख हमारी जो है इंद्रिय नहीं है, चक्षुरेंद्रिय है, उसको उसके साथ इंद्रिय लगाइए, आंख की इंद्रिय। क्योंकि जब तक इंद्रिय नहीं होगी, आंख तो हमारा एक एपरेटस है। जैसे ये एक कोई चीज है तो ये इस तरह का कोई है, लेकिन जब उसमें इंद्रिय लगी होगी तभी वो चक्षुरेंद्रिय है। स्पर्शेंद्रिय सब उसी तरह है, स्पर्शेंद्रिय सब, ज्ञान वो त्वगिंद्रिय त्वचा। तो ये जो कर्मेंद्रिय, कर्णेंद्रिय कान, तो घ्राणेंद्रिय, सब में इंद्रियां लगाइए। तो कान, आंख, नाक, और आपका रसना, रसना माने जीभ, जीभ रसनेंद्रिय। तो वही शब्द स्पर्श रूप रस गंध में जितने भी आपके वो हैं 5, तो 5 यहाँ पर आपके हुए हैं। तो शब्द कान, कान वाले कर्णेंद्रिय, स्पर्श आपका त्वगेंद्रिय, त्वचा से त्वचा से त्वक रसेंद्रिय, त्वगेंद्रिय हो गया। ठीक है। स्पर्श रूप, रूप आपका हो गया चक्षुरेंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय। उसके बाद फिर आपका हो गया रूप, रस, रस रसनेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय माने नाक। ठीक। तो इस रूप में हम लोग उसको मानते हैं। अब इनके माध्यम से क्या होता है, इनको, ये आपके है, ये जो गुण है वो, ये आपको मन शरीर के अंदर है और मन इसको ग्रहण करता है। ये बताती है, इंफॉर्मेशन देती है कि इसको मन को, और मन क्या करता है, मन फिर आगे जो है अपना काम शुरू कर देता है, आत्मा बता देता है, तो आत्मा ज्ञान हो जाता है। फिर कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। अब आप समझ सकते हैं। तो 5 में कर्मेंद्रिय में कौन कौन हुआ, सब उसमें भाई काम, हाथ से काम कर तो हाथ हमारा हो गया, इसका भी कर्मेंद्रिय। और जनेंद्रिय हो गई। उसके बाद हमारा मल मूत्र वाला जो है वो, उसका विसर्जन का हो गया, गुदाद्वार हो गई, तो जनेंद्रिय 2 हो गई। और हाथ और मुख और पैर, 3 से हमको चलने काम करने वाला पैर से हो गया, और हाथ से हमारा काम करने वाला हो गया, और भोजन ग्रहण करने वाला काम से होगा। तो 5 हमारी ये इंद्रियां हो गई। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। इनके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। किसको? पहले जो हमारी ज्ञानेंद्रिय, उनसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। कैसे? जो बाहरी ज्ञान है उसको इनके माध्यम से मन ग्रहण करता है, और मन को इसीलिए अतीन्द्रिय कहा गया है। उसको अतीन्द्रिय कहा गया, वो अतीन्द्रिय है। और उसको अंतरात्मा, वो अंतर की इंद्रिय भी कहा गया, अंत इंद्रिय। अंत इंद्रिय का भी क्या है, वो शरीर के अंदर स्थित इंद्रियां हैं, क्योंकि वो इंद्रियों के फंक्शन को कर रहा है। ये हो गया। हम लोग 10 मिनट और, तिवारी जी कर सकते हैं सर मेरी तरफ से। और बोलिए, लेडीज का कुछ, रुक्मिणी मैम जी कर लीजिए सर। नीतू मैम। सर हो सकता है, कर लीजिए सर, 1 बजे तक हो सकता है सर। हाँ ठीक है, चलिए, वही इसी मैंने कहा। तो हमारे पास 5, अब उन्होंने 5 भौतिक कह दिया, फिर हमारे ज्ञानेंद्रिय हो गई, कर्मेंद्रिय हो गई। अब हमारे पास आया पराभौतिक, क्योंकि हमने कहा था कॉम्बिनेशन है ना हमसे। तो पराभौतिक, काल, दिशा, मन, आत्मा, तम। अब काल कैसे है, देखिए। काल क्या है, कोई भी काम करेंगे, तो कोई भी काम करेंगे वो काल के आवरण में बंधा हुआ है। पूरा जीवन काल के आवरण में बंधा हुआ है, और काल कभी मरता नहीं है, और काल आत्मा के साथ जाता है।
काल का और बोध कैसे होता है? बोध होता है कि हम ये देखते हैं कि भाई ये समय परिवर्तन कैसे होगा, टेम्परेचर बढ़ गया, कभी टेम्परेचर घट गया, तो हम उनको अपने मैम वीडियो खोला, ऑडियो से तो वो जो हमारा काल है वो क्या करता है, सारा कुछ, सारा कोई भी कार्य वो काल के आवरण में बंधा होगा, और सबका समय निश्चित है, जीवन निश्चित है, आयु निश्चित है। जगत की जितनी भी चीजें होंगी, चाहे आपको जड़ कहें चाहे चेतन कहें, सबका एक समय निश्चित है, उसी को इसीलिए काल कहा गया। तो काल हमारे यहाँ क्या है, जैसे काल के आवरण में हम कहते हैं बचपन से लेकर के सृष्टि से लेकर के सृष्टि हुई, जन्म हुआ, जन्म के बाद आपका बाल्यावस्था हुई, युवावस्था हुई, सारी अवस्थाओं में परिवर्तन जो हो रहा है अग्नि के प्रभाव से परिवर्तन हो रहा है, और ये काल भी उसमें साथ चल रहा है। बिना काल के प्रभाव के वो नहीं हो सकता। तो काल का प्रभाव और अग्नि के प्रभाव से हमारा रूपांतरण हो रहा है। ठीक, तो इन पर यही अध्ययन जो है, देखिए हमारे शरीर के अंदर देखिए भोजन का हमारा है, तो भोजन का भी समय तय है कि 4 घंटे में चढ़नी होगी स्टमक में, फिर 4 घंटे के बाद आप कहेंगे कि वो एसआई और एलआई जब पूरा काम होगा तो 12 घंटे टोटल लगेगा। तो ये जो टाइमिंग है यही तो काल है। तो सबका एक काल निर्धारित काल है। आप सोने का काल कि आप 8 घंटे सोते हैं, 6 घंटे सोते हैं, 7 घंटे सोते हैं, सबका समय निर्धारित है। आपका ये भी है कि जाड़े में इतने बजे सूरज निकलेगा, तो इस सूरज के निकलने का समय यानी सूरज के सामने आने का समय भी हमारा निश्चित है, सब दिशाओं सब समय में। तो उसी को हम लोगों ने काल कहा है। तो काल जो है पराभौतिक सत्ता है, लेकिन व्यक्तित्व निर्माण के लिए वायु के समान प्रभावशाली है। ये हम बताते चल रहे हैं 2 आप सेकंड सेमेस्टर के लिए, वायु के समान प्रभावशाली है काल। तो काल की सत्ता के बिना वायु की सत्ता का अपना अस्तित्व तो नहीं हो पाएगा। काल की सत्ता प्रभावी रहेगी, तो इसलिए आपका व्यक्तित्व निर्माण के लिए वायु जहां बहुत आवश्यक है, वहां आपका काल बहुत आवश्यक है। दिशा, दिशा क्या है हम लोग देखते, अब दिशा हम लोग अपने वैसे देखें कि सब जगह डायरेक्शन सबका बंधा हुआ है। सूरज पूरब में निकलता है, नदियां ऊपर से नीचे की ओर बहती हैं, अग्नि ऊपर की ओर जाती है, जल नीचे की ओर जाता है, वृक्ष इधर भी घूम सकते हैं, ये सब तय है। पक्षी बिना एक अपने डायरेक्शन में चले जाते हैं, भाई हमको जाना है, पहले सवेरे इधर उस मूवमेंट में जाएंगे, एक दिशा में लौटेंगे, दूसरी दिशा में लौटेंगे। तो ये जो तय है जो वो दिशा का ज्ञान, तो दिशा भौतिक पदार्थ भी है और पराभौतिक भी है। दिशा माने व्यक्तित्व निर्माण के लिए दिशा का इसलिए आवश्यक है कि आपको अगर मालूम हो कि हम किधर जाना है, हमको पराभौतिक वाला, तो दिशा मालूम हो कि हमको किधर जाना है, यानी हमारी जीवन की गति किधर होनी चाहिए। पराभौतिक दिशा वो नहीं है, पराभौतिक में किधर हमारे जीवन की गति होनी चाहिए, हमको किधर जाना है, यानी हमको क्या करना है, हमको कैसे अपने का विकास करना है, तो ये दिशा का ज्ञान है। और दिशा भौतिक ज्ञान ये है कि हमको पूरब जाना है और पश्चिम जाएंगे तो कभी हम पहुंच नहीं पाएंगे समय में, उस डेस्टिनेशन में समय नहीं पहुंच पाएंगे, भले आप 2-4 साल बाद पहुंच जाए लेकिन उसमें नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये उसका है, तो ये दिशा है। शरीर में क्या है, भोजन मुख से कर रहे हैं तो हमारा स्टमक में जाना चाहिए, ऊपर से नीचे डायरेक्शन तय है। अब अगर ये दिशा उल्टी हो जाएगी तो हमारा वास्तव में दिशाहीन हो जाएगी, यानी वोमिटिंग हो जाएगी, ठीक नहीं होगी। यूरिन को बाहर निकलना, यूरिन नहीं निकलेगा तो उसकी दिशा गड़बड़ है। सबका पैरों का मूवमेंट आपका एक आगे बढ़ना है, और पैर आगे बढ़ने से इनकार कर दें तो यानी वो दिशा उनको तय। तो हाथों का मूवमेंट ना होने लगे, तो हाथों का मूवमेंट जो भी किसी दिशा में करना चाहे ना होने लगे, तो हमको लगेगा कि हाथों पैरों ने काम करना बंद कर दिया है, यानी कहीं कोई अवरोध है। तो उसी तरह सबका है, हृदय का संचार, रक्त सर्कुलेशन, हार्ट भेजता है तो पूरे शरीर को नीचे ऊपर भेजा समझिए, और जब लौटता है तो वेन्स के माध्यम से ऊपर आता है। तो वेना कावा जो है अगर नीचे की ओर जाने लगे तब क्या होगा, वेरिकोज वेन्स वहीं फट जाएंगी, तो क्या होगा, वो रक्त ऊपर जा ही नहीं पाएगा। तो ये सब दिशा के, तो दिशा के भौतिक और पराभौतिक दोनों रूपों की चर्चा है। मन
मन जो आप समझ रहे हैं, तो ये मन जो है, उसकी व्याख्या द्रव्य के रूप में आप करें कि मन जो है उसका काम क्या है। मन का काम है आत्मा से आदेश ग्रहण करके और अपने सभी कामों को इंद्रियों के माध्यम से कराना। जो 10 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, इनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना और अपने कामों को कराने का काम जो है मन करता है। मन इज द चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वही है, सीईओ वही है। और आत्मा के माध्यम से, और आत्मा जहां जहां रहती है वहां मन रहेगा। ध्यान रखिएगा, आत्मा कभी मन के अलावा अकेले नहीं आती है, आ ही नहीं सकती, उसको काम ही नहीं करना उसको, ठीक है, वो कोई काम नहीं करती आत्मा ये। और मन की ताकत जो है, मन का जो गति है वो वायु की गति से अधिक तेज है। वायु गतिशील है लेकिन मन की गति बहुत तेज है। मन की गति का कोई तुलना नहीं है, अतुलनीय है। इवन जो आपका mc² वाला कंसेप्ट है जिसमें प्रकाश की गति है, उस प्रकाश की गति से भी तेज इसकी गति है, तो इसलिए उसको कहा। और मन का एक और गुण है, एक समय एक इंद्रिय में प्रवृत्त होने का गुण है। अगर वो एक समय में किसी इंद्रिय 5, मतलब पढ़ना, जैसे पढ़ने का है तो देखना है, तो देखने का जब है, तो देखने का जब है चक्षु इंद्रिय, तो उसमें वो और नहीं चाहती है, उससे हटाना पड़ेगा तब दूसरे में एक्टिव होगी। तो उसका जो आप आगे चल के पढ़ेंगे अणुत्व और एकत्व उसका गुण है, तो वही है कि वो एक साथ, अगर आंख देख रही है तो वो चाहती है कि देखे ही, तब उस समय मन दूसरे से जुड़ नहीं सकता। अगर मन जुड़ रहा है तो आधा जुड़ेगा। इसको कहते ना कि आधे मन से पढ़ रहे हो क्या, लोग कहते हैं आधे मन से पढ़ रहे हो क्या, तो कारण यही है कि मन अगर जुड़ा है देखने में और पढ़ने में, तो उस समय वो जो हाँ ग्रहण कर रही है उसको मन सुन रहा है, समझ रहा है और दे रहा है आत्मा को। अब अगर आपने मन के इसके साथ कुछ और सोचना शुरू किया तो मन तुरंत वहां से, चाहे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो, देखिए सोच लीजिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लाखवें अंश में हो, लेकिन उतनी देर मन चेंज करेगा अपने को, नहीं चेंज करेगा तो जुड़ नहीं पाएगा। तो कभी कभी आप देखा ना कि आदमी यूं देख रहा है अब कुछ देख भी नहीं रहा, कहते भैया तुम तो आंखें स्थिर हो गई हैं, तो देख नहीं रहा वो, क्योंकि उसकी मन जो है उसके साथ जुड़ा ही नहीं है, मन कहीं और जुड़ा हुआ है, तो वो देख तो रहा आंखें लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा उसको। तो इसलिए उसके मन की गति है कि एक साथ जुड़ता है, केवल एक ही साथ सहयोग करता है। आत्मा जो है ये आत्मा गीता की आत्मा से भिन्न मानिएगा। गीता की आत्मा अलग चीज है। गीता की आत्मा अजर है, अमर है, वो कभी समाप्त नहीं होती है, ठीक है, न जायते, वहां बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो मैं फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर को बता रहा हूं कि उनको ये जानना चाहिए कि ये आत्मा डिफरेंट आत्मा है। ये आत्मा द्रव्य के रूप में, द्रव्य माने जो नष्ट हो, आज नहीं तो कल, कभी तो नष्ट होगा, चाहे कितने करोड़ वर्ष बाद नष्ट हो, लेकिन नष्ट हो, वो द्रव्य है। वहां क्या है, न जायते मृते व कदाचित और नायम भूता भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो और न हन्यते हन्यमाने शरीर। न उसको कोई मार सकता है, न उसको कोई, न किसी को मार सकती। तो आत्मा अजर अमर है, वो आत्मा नहीं है। यहां हम उस कंसेप्ट को ले सकते हैं कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय और नवानि गृह्णाति नरव पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण निन्यानि संजाति निमाति। वो नए वस्त्रों को धारण तो करता है, ये तो हमारे कर सकता है। ये हमारा शरीर जो है, ये आत्मा जो है अनेक शरीरों में एक साथ जाती है, इसमें कोई शक नहीं। ये द्रव्य, क्योंकि आत्मा मरती नहीं, उसके साथ आत्मा दूसरे पर प्रवेश कर जाती है, इसलिए नहीं मरती कि शरीर के संदर्भ में वो नहीं मरती। शरीर 1 घंटे का है, शरीर 100 बरस का है, आत्मा 1 लाख बरस की है। तो प्रथम शरीर को मालूम ही नहीं पाएगा कि आत्मा हमारी, उसको तो लगेगा आत्मा अजर अमर है द्रव्य के रूप में। उसको लगेगा कि आत्मा, आपने इस अपने शरीर में, इसमें मान लीजिए आप 50 वर्ष के हैं, 40 वर्ष के हैं, तो 40 वर्ष में आपने कितने पैंट, कितने शर्ट, कितने साड़ी, कितने चेंज किए होंगे गारमेंट्स। तो उन गारमेंट्स को नहीं पता कि आपका जीवन कितना है। तो इन कंपैरिजन टू दैट गारमेंट आपकी लाइफ अजर अमर है। लेकिन आत्मा कोई काम नहीं करती है,
आत्मा बिल्कुल निष्क्रिय है लेकिन सर्वशक्तिमान है। आत्मा देखती है और आत्मा को ही न्यूटो कह रहे हैं वो, प्रोफेसर पार्क जेबू इसी को न्यूटो कह रहे हैं। आत्मा सर्वदृष्टा है, सबको देख रही है। और किस भाव से देख रही है? वीतरागी भाव से। सब कार्यों का संचालक वही है, मन को आदेश दे दे रहा है। मन चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी है। बिनु पग चलई और सुनई बिनु काना और कर बिनु कर्म करे विधिनाना और आनंद रहित सकल रस भोगी और बिन बानी वक्ता पड़ दो। कोई नहीं कुछ, सब काम सीओ से कराती है, मन से कराती है। और कहते हैं आपकी आत्मा दुखी हो गई, आप तो कहते हो आत्मा दुखी हो गई, यानी आत्मा कंसेप्ट तो है ही है कि है, आत्मा हमारे शरीर के अंदर है और ये अनुभव है, चेतना है। इस चेतना के बिना जैसे ही आत्मा नहीं रही, चेतना खत्म हुई, आपका शरीर निष्क्रिय हो गया। ठीक, तो आत्मा इस रूप में है। तम क्या है? तम से सृष्टि उत्पत्ति हुई है। जब हम प्रकाश नहीं रहता है तो अंधकार था। जैसे प्रकाश की किरण फूटी, अंधकार समाप्त हो जाता है। और प्रकाश की किरण फूटी, इसका मतलब कि आपका सृष्टि का प्रारंभ हो गया। और अंत में जब अंत ये उत्पत्ति है, तम जो है उत्पत्ति काल है और आत्मा निष्पत्ति काल है। आत्मा के बाद खत्म, जैसे आत्मा हाईएस्ट लेवल पहुंच गई और अंत में उसके बाद फिर आपका क्षरण है। और क्षरण है, फिर आपकी सत्ताएं बदल जाएगी। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध में, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में, सब सारे मूर्तिमान भाव वहीं पर चले जाएंगे और उन सत्ताओं में परिवर्तित हो जाएंगे, फिर तम में मिल जाएंगे। फिर सृष्टि होगी। फिर कभी, जैसे इसको प्रलय बोलते हैं, वहां ब्रह्मांड में प्रलय और सृष्टि बोलते हैं। हम लोग उसको गर्भाधान और मृत्यु बोल देते हैं, जन्म और मृत्यु बोल देते हैं। तो जन्म हुआ, सृष्टि हुई, तो हमारा शुरुआत हुई, उसमें तम से समाप्त, तम से निकले और हम लोग आ रहे हैं। तो सभी सत्ताएं प्रकाश में ही दिखाई पड़ती हैं। ये उस समय अगोचर होती है, अगोचर में दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन गोचर कब होती है, दिखाई कब पड़ती है? जब प्रकाश की किरण फूटती है। तो प्रकाश की किरण फूटने का अर्थ है कि सृष्टि का जन्म होना प्रकाश की किरण है। तो यहाँ ये तम के रूप में है। तो तम को सत्ता मानी गई हमको और हमारे सत्ताओं के आधार पर। और देखिए वही नंबर है, 1 आकाश का, 2 वायु का, 3 अग्नि का, 4 जल का, पृथ्वी का, 5 छठवें काल और 7वीं दिशा, 8वीं मन, आत्मा 9 और 10 को 0 तम के माध्यम के। और वही हमारा कॉम्बिनेशन देखिए, 1 के बगल में 4, 4 के बगल में 5, 5 के बगल में 8, 2 के बगल में 3, 3 के बगल में 6, 6 के बगल में 7। ये हमेशा कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, ये प्लॉटिंग में बहुत काम आएगा हमेशा। 1 बज गया। और ये वाला जो है, ये जो 10 उत्पत्ति तालिका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको मैं बता दूंगा तो इसी बताने में आधा घंटा लगेगा। और ये बताएंगे जरूर, हम लोग आगे चलेंगे, यहीं से शुरू करेंगे, हैं। और क्योंकि इसको जितनी बार आप पढ़ेंगे, जितने भी लोग हैं, जितनी बार पढ़े, तिवारी जी इसको कैसे हम लोग बदलना है, कहाँ पे करना है? बगल में कोई होगा? यस सर। कैसे उसको हम कर नहीं पा रहे? चलिए बाद में कर देंगे, अभी जरूरत नहीं है, बाद में कर देंगे कहीं। ठीक है, बाद में कर लेंगे सर। अब तो लोगों को थोड़ा टाइम भी है, क्योंकि 1.5 घंटा हो गया, तो और लोग हाँ नहीं नहीं ठीक है, समझ गए। हम भी वो नहीं कर रहे हैं, आगे क्लास भी हम होगी। आपकी वीडियो नहीं आ रही जी? आपकी वीडियो नहीं आ रही, मेरे को दिख नहीं रहा है। क्या वो आ रही है? बोलिए, और लोग बोलिए। वीडियो नहीं आ रही, प्रेजेंटेशन आ रहा है, आप नहीं दिख रहे हैं। नहीं सर, आ रहे हैं। आ रहे हैं सर भी। अच्छा, तो मुझे लगता है मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम है। अच्छा, आपके यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम? अब मेरे यहाँ कुछ यस। चल, नहीं, हम दिखाई नहीं पड़ रहा था क्या? हाँ आ रहे हैं। मैं नहीं देख पा रहा, पता नहीं क्या हुआ, कुछ होगा। चलिए, अब तो बंदी करना है तो क्या। हम तो मोबाइल में भी थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, ताकि वो कोई ज्वाइन करना चाहता तो उसी से